Good morning. Navneet Kaur here. Today, our topic of discussion is recruitment. What is recruitment? Recruitment is a positive process. It is a linkage activity bringing together those with jobs and those seeking jobs. जो जॉब्स को सर्च कर रहे हैं और जॉब्स उनको साथ में लाना उसे हम कहेंगे रिक्रूटमेंट. आफ्टर मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट स्टार्ट्स. हम इसकी एक डेफिनेशन देख सकते हैं एज पर फ्लिपो. अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग एंड encouraging them to apply for jobs in the organization. यहाँ पर मेन हमारा क्या प्रोसेस में होगा कि सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को और उनको स्टिमुलेट करना, इंकरेज करना ताकि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें. आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अट्रैक्ट करना और इनकरेज करना मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. साथ ही साथ अगर हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करेंगे तभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन वो हम अचीव कर पाएंगे. मतलब कि बेस्ट सेलेक्शन जो कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट किया जा सकेगा. तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस को करना चाहते हैं तो उससे पहला स्टेप क्या है, रिक्रूटमेंट. अब हम डिस्कस करेंगे कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के. इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज भी. इंटरनल सोर्सेज इट मीन्स रिक्रूटिंग द एम्प्लॉई फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. उस कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूट करना. उसके अंदर कौन से सोर्सेज हो सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. प्रेजेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो उनकी. ट्रांसफ़र इट मीन्स मूव करना उसको एक जॉब से दूसरे जॉब में, जो पर वहाँ पर ना तो रैंक में कोई चेंज होएगा, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज आएगा, ना ड्यूटीज़ में कोई चेंज आएगा. इट मीन्स सेम. ना असेंडिंग और डिसेंडिंग चेंज आएगा उस पर्सन की जॉब में. या आप उस प्रेजेंट एम्प्लॉय की प्रमोशन भी कर सकते हो. वो भी एक इंटरनल सोर्स हो सकता है रिक्रूटमेंट का कि इन केस कोई हायर पोजीशन जो है वो वैकेंट होती है तो उस केस में फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी एम्प्लॉय वर्किंग हैं उनमें से किसी भी एम्प्लॉय को चांस दिया जा सकता है जो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, फुलफ़िल करता है. उस पर्सन की प्रमोशन की जा सकती है. प्रमोशन मीन्स शिफ्टिंग करना उस पर्सन को शिफ्ट कर देना एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पर उसका प्रेस्टीज बेटर होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, उसका रैंक इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी. प्रमोशन की अगर हम बात करें तो आप उसको 3 बेसिस पे प्रमोट कर सकते हो. बेसिस ऑफ प्रमोशन, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम मेरिट. बट इसमें बेस्ट क्या है, सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस. देन अगर हम यहाँ पर देखें कि सेकेंड पॉइंट हमारा जो है, जो इंटरनल सोर्स है, दैट इज़ एम्प्लॉई रेफरल्स. एम्प्लॉयज़ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं वो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं. जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को ही उस ऑर्गेनाइजेशन में लगा देता है क्योंकि उसे विद इन ऑर्गेनाइजेशन पता होता है कि कौन सी जॉब्स जो हैं वो वैकेंट हैं. तो वो अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड्स को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है, उन्हें इनकरेज कर देता है कि ये कंपनी अच्छी है, इसमें तो मैं भी काम कर रहा हूँ, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. तो एम्प्लॉई रेफरल्स जो हैं ये भी बेस्ट सोर्स हो सकता है. बट इसकी एक लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर कई बार जो एम्प्लॉई ऑलरेडी वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन में वो इसी बेसिस पे फिर अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं. इट मीन्स वो अपने ही जो रिलेटिव्स हैं, अपने ही फ्रेंड्स हैं, उनको कंपनी में ज्वाइन करवाते रहते हैं. तो ये लिमिटेशन इस सोर्स की कई बार आ जाती है, इस पॉइंट की. देन फॉर्मर एम्प्लॉयज़ भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है. कई बार कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ कंपनी में फिर से वापस आ जाते हैं पार्ट टाइम बेसिस पर, या कुछ ऐसे पीपल जिन्होंने कंपनी को लेफ्ट कर दिया था किसी रीज़न से, वो फिर क्या करते हैं, कम बैक कर लेते हैं और काम करना शुरू कर लेते हैं. उन्हें हम फॉर्मर एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं. बट ये भी एक इंटरनल सोर्स है. देन लास्ट, प्रीवियस एप्लीकेंट्स वो हैं जिन्होंने प्रीवियसली जॉब के लिए अप्लाई किया था, मेल के थ्रू कांटेक्ट किया था या किसी भी तरीके से कंपनी से कांटेक्ट कर चुके थे पहले.
तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, इन केस वैकेंसी अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी अराइज हो जाती है तो यहाँ पर कंपनी इन प्रीवियस एप्लीकेंट्स को कांटेक्ट कर सकती है और इनके थ्रू फिर उस पोस्ट को फिल किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट 4 सोर्सेज हैं हमारे पास इंटरनल के अंदर। अगर हम देखें इंटरनल सोर्सेज हैं ये प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय रेफरल्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ एंड प्रीवियस एप्लीकेंट्स। साथ ही कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकती है। एक्सटर्नल सोर्सेज जब एक्सटर्नली हम देखें रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नली परफॉर्म किया जाएगा, मतलब जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आपको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं उनमें से कोई सूटेबल कैंडिडेट आपको नहीं लगता है कि सूटेबल है, तो उस केस में आप एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट बेस्ट मेथड है अगर आप एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करते हो। एडवर्टीज़मेंट लोकल, नेशनल, प्रेस, ट्रेड या प्रोफेशनल जर्नल्स में दी जा सकती है। यहाँ पर जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं वो इनको देखकर अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जो इस क्वालिफ़िकेशन को जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो आपका कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर कई बार क्या होता है अगर आप एडवर्टीज़मेंट देते हो तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसके लिए अप्लाई करते हैं। सेकेंड इसके अंदर मेथड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की अगर बात की जाए तो ये गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती हैं और ये गुड सोर्स है रिक्रूटमेंट का। जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं इन एक्सचेंजेस के साथ, और जब भी कोई वैकेंसीज अराइज होती है या वैकेंसी की नीड होती है तो उनको नोटिफाइड कर दिया जाता है इन एक्सचेंजेस के थ्रू। थर्ड है नेक्स्ट पॉइंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कंप्लीट बायोडाटा अपने मेंबर्स का मेंटेन करके रखते हैं, और जब भी कंपनी के थ्रू डिमांड की जाती है कि हमें इन पर्सनस की रिक्वायरमेंट है या हमारी वैकेंसी है जनरेट हुई है, तो फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वहाँ पर उनको सप्लाई कर दी जाती है। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। मैनेजमेंट जो है वो कुछ पर्सनस को कैजुअली कॉल कर सकती है, बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म डिमांड्स को मीट करने के लिए ही उनको रिक्रूट किया जाता है। कोई रेगुलर प्रोसीजर सिलेक्शन का फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ इन पर्सन की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो थोड़े समय के लिए की जाती है। हम कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए आप उनको रिक्रूट करते हो, उनको रखा जाता है। साथ ही साथ जब काम कंप्लीट हो जाता है, इट मीन्स उनकी डिमांड नहीं रहती, तो उनको रिट्रेंच कर दिया जाता है, बट उस फिर टाइम पीरियड में उनको कोई भी रिट्रेंचमेंट अलाउंस या ले ऑफ अलाउंस नहीं दिया जाता। ये मेथड इकोनॉमिकल है क्योंकि मैनेजमेंट को यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। जिस टाइम डिमांड है आपने उनको रखा और उसके बाद साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी उन्हें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पर क्या है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स भी हम कह सकते हैं उनके साथ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। यहाँ पर जो आपके कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कंस्ट्रक्शन का कोई काम है तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर ही जितने भी वर्कर्स हैं, जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उतने वर्कर्स जो कंपनी को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के लिए ईजी हो जाता है कि अलग अलग पर्सन के साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने वर्कर्स हैं वो उनको कंपनी को देगा। बट ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला हम कह सकते हैं मेथड यूज़ किया जाता है। देन कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट जो हमारे जैसे IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, IITs हैं, ये टॉप लिस्ट पर हैं रिक्रूटर्स के लिए। कुछ कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर हर साल इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, कैंडिडेट की सिलेक्शन की जाती है, कैंपस में जाकर रिक्रूटमेंट की जाती है। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है और ये कंपनीज़ के थ्रू फॉलो किया जाता है। और भी कुछ डिफरेंट सोर्सेज हैं अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज में ही देखें, जैसे कि अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स वो पर्सन्स हैं, जैसे कुछ पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट को सर्च करते रहते हैं तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। जैसे जो भी पर्सन को जॉब चाहिए तो वो अलग अलग जगह सर्च करता है, थ्रू टेलीफोन, बाय पोस्ट या मिलकर आता है और यहाँ अपना रेज्यूमे वहाँ पर दे आता है। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इन अनसोलिसिटेड एप्लीकेशंस को अपने पास रख लेते हैं और इन केस कभी भी इन फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी जनरेट होती है तो जो भी ये पर्सन जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उन पर्सन्स को जो कॉल है वो कर ली जाती है। इट मीन्स इनका रिकॉर्ड पहले से मेंटेन होता है कंपनी के पास। जब वैकेंसी अकर हो जाती है तो उन पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी कंप्लीट बायोडाटा अपने मेंबर्स का मेंटेन करके रखते हैं और कंपनी को सप्लाई कर देते हैं। ऑलरेडी भी हमारा पॉइंट डिस्कस हो चुका है। देन डाटा बैंक्स, जो रिक्रूटिंग फर्म्स हैं वो पूरा का पूरा डाटा बैंक जो है वो प्रिपेयर करके रखते हैं वेरियस पर्सनस का, और इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वेरियस हम कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर ये रिक्रूटिंग फर्म्स के थ्रू भी जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। इट मीन्स एक्सटर्नली ये एक्सटर्नल सोर्स है, इन फर्म्स के पास ऑलरेडी डाटा होता है अलग अलग पर्सनस का, फिर इनसे कॉन्टैक्ट करके कंपनी उसको फिल कर सकती है। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं या सेम लाइन में डील कर रही हैं, सेम वही फंक्शंस कर रही हैं जो आपकी कंपनी कर रही है, तो इस केस में आप सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन्स हैं जो वहाँ पर काम करें, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो नॉलेज होगी, वही सेम बिजनेस है, तो आप उन पर्सन्स को भी यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हो। ट्रेड यूनियंस, जो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं वो ट्रेड यूनियन लीडर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और यूनियन लीडर्स भी जो भी फर्म्स में वैकेंसीज़ होती हैं उसको लेकर अवेयर रहते हैं, और वो मैनेजमेंट का भी देखो उनको पता होता है। साथ में ये लीडर्स जो सूटेबल पर्सन्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। वो कंपनी को नेम बता सकते हैं कि ये पर्सन्स हैं, रिक्रूटमेंट जो है ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो ये पर्सन्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके थ्रू भी इनकी रिक्रूटमेंट की जा सकती है। देन गेट रिक्रूटमेंट, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री गेट पर रिक्रूट किए जा सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे कि जूट, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स बदली और सब्सटीट्यूट वर्कर्स की तरह काम करते हैं। जब कोई परमानेंट एम्प्लॉई एब्सेंट होता है या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लीव पर जाता है, तो उस टाइम पर आप जो है इन पर्सन्स को हायर कर सकते हो। बट यहाँ पर यही है, ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इकोनॉमिकल है। अगर आप अनस्किल्ड या कैजुअल जॉब वैकेंसीज़ हैं उनके लिए ये मेथड को यूज़ किया जाता है। देन रिक्रूटिंग एजेंसीज़, कुछ प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म्स भी रिक्रूटिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि AF फर्गूसन एसोसिएट्स, ABC कंसल्टेंट्स एट्सेट्रा, और ये कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं और इन रिटर्न ये कंपनी से फ़ीस चार्ज करते हैं। लास्ट है कॉम्पिटिटर्स, राइवल फर्म्स भी बेस्ट सोर्स हो सकती हैं रिक्रूटमेंट का, इसको हम पोचिंग और रेडिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो राइट पीपल को कंपनी आइडेंटिफाई करती है राइवल कंपनीज़ में, उस पर्सन को बेटर टर्म्स ऑफ़र की जाती हैं। ये कहा जाता है कि आप हमारी कंपनी में आ जाओ, आपको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। पर देखो ये एक अनएथिकल अगर हम देखें पॉइंट है, अनएथिकल मेथड है। यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो तो एक बेनिफिट कंपनी को ये मिल जाता है कॉम्पिटिटर वाले पर्सन को रखने का, कि वहाँ की जो भी सीक्रेट पॉइंट्स हैं वो कंपनी के पास आ सकते हैं। तो कई बार इस मेथड का भी यूज़ कर लिया जाता है कि जो कॉम्पिटिटर है आपका, मतलब कॉम्पिटिटिव फर्म्स हम कहेंगे, राइवल कंपनीज़ हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में से किसी पर्सन को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लोगे। ये तो हमने कुछ अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज किए, बट अब कंपनी को कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, तो इसके लिए पहले हम दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स द मोराल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल बूस्टअप होगा। देन इट प्रमोट्स लॉयल्टी अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होगा कि उन्हें विद इन ऑर्गेनाइजेशन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, प्रमोशन उनका हो सकता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक स्टे उनका बना रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। मोटिवेशन, ये एक मोटिवेशन की टेक्निक हो सकती है, अगर आप उनको प्रमोट करते हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हो। इकोनॉमिकल है, क्योंकि आपको कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं देनी, कोई एक्स्ट्रा एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, किसी को फ़ीस नहीं देनी, डायरेक्ट आपकी जो रिक्रूटमेंट है विद इन ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल हो जाती है। बट डीमेरिट्स भी हैं इस इंटरनल सोर्सेज के। फर्स्ट, इट ऑफन लीड टू इनब्रीडिंग एंड डिस्करेज न्यू ब्लड फ्रॉम एंट्री इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ब्लड नहीं आता अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करते हो। साथ ही साथ यहाँ पर देखें, डिफ़िकल्ट है चूज़ करना किस पर्सन को रखा जाए। कई बार दो पर्सन्स आपको लगते हैं, बट किसको रखा जाए वो फेवरेटिज़म वाला पॉइंट आ जाता है, या वही नेक्स्ट पॉइंट की पर्सनल बायसेस इसमें आ जाती हैं, मैनेजमेंट की लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी जो इंटरनल सोर्स है एक सही जो सोर्स है वो नहीं हम कह सकते हैं। ये इसकी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं।
देन एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर हम बात करें, एक्सटर्नली अगर आप रिक्रूट करते हो, मेरिट्स हैं इसके। सूटेबल कैंडिडेट्स, आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें, सूटेबल कैंडिडेट विद स्किल, टैलेंट, नॉलेज आर अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। साथ ही साथ इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज़, बेटर टेक्निक्स एंड इम्प्रूव मेथड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जिस कैंडिडेट की सिलेक्शन की जाएगी वो बिना किसी रिजर्वेशन के आएगा, क्योंकि आप एक्सटर्नली उसको रिक्रूट करोगे, कोई बायसनेस यहाँ पर नहीं होगी। साथ ही साथ क्वालिटेटिव पर्सन की अपॉइंटमेंट हो सकती है अगर आप एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करते हो। न्यू टैलेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, और जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी हम कहेंगे कि जो उनकी पर्सनैलिटी है वो ब्रॉडन होगी, क्योंकि जैसे ही न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उनको देखकर इन्हें भी लगेगा ना कि हमें भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हमारे में भी ये स्किल होनी चाहिए, तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है इससे। बट इसके कुछ डीमेरिट्स हैं या हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड, समय ज़्यादा लगेगा, कॉस्टली भी होगा क्योंकि पूरे प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अनफैमिलियर एम्प्लॉयज़, जिस एम्प्लॉय को आप ऑर्गेनाइजेशन में रखोगे वो ऑर्गेनाइजेशन को लेके अनफैमिलियर होगा, तो आपको उसकी ओरिएंटेशन, इंडक्शन, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, तो वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है। साथ ही साथ जो ऑलरेडी आपके वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लॉयल्टी इससे अफेक्ट होगी, क्योंकि आपने उनको चांस नहीं दिया, आपने किसी एक्सटर्नली पर्सन को उस पोस्ट को फिल किया आपने उससे, तो वो एक लिमिटेशन या हम कहेंगे एक डीमेरिट इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन से मेथड का कंपनी को यूज़ करना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये एक मेन क्वेश्चन अराइज होता है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से बताओगे कि दोनों सोर्सेज के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करो। अगर इंटरनल सोर्सेज से वो आपको अवेलेबल है ठीक है, बट अगर आपको इंटरनली अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ जो है वो कंपनी को कर लेना चाहिए, और किसी सिंगल मेथड पर कंपनी को डिपेंड नहीं होना चाहिए, दोनों सोर्सेज का भी कंपनी यूज़ कर सकती है। देन मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो ये सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से ही निकले हैं, बट उसको थोड़ा सा अलग करके टॉपिक दिया गया है। 3 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड पार्टी मेथड। डायरेक्ट मेथड जहाँ पर आप डायरेक्टली पर्सन की रिक्रूटमेंट की जाएगी, यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एजुकेशनल या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाएगा ताकि वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च करें। यहाँ पे इसमें डायरेक्ट मेथड में ये भी एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो जो एम्प्लॉय रेफरेंस वाला हमने किया था, वो भी डायरेक्ट मेथड में इंक्लूड हो जाएगा। देन इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्टली जैसे आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे हुए, जर्नल्स, रेडियो, टीवी में पब्लिसाइज किया जाएगा वैकेंसीज़ को, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है जब आप इनडायरेक्टली अपने कंपनी की एडवर्टीजमेंट या रिक्रूटमेंट प्रोसेस करोगे। थर्ड पॉइंट है थर्ड पार्टी मेथड्स, यहाँ पर डिफरेंट एजेंसीज़ की हेल्प ली जा सकती है जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कंसल्टेंसी फर्म्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा। या थर्ड पार्टी में आप जो हमने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टाफ के, उनका भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये 3 मेथड्स हैं। कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस भी हैं रिक्रूटमेंट के, जब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को किया जाएगा, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब सुटेबल कैंडिडेट्स कई बार ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए भी इंटरेस्ट शो नहीं करते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पुअर होती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पुअर ना हो। इमेज पुअर लो होने का कारण क्या हो सकता है, गुडविल बैड है, वर्किंग कंडीशंस अनसेफ हैं, कम्युनिटी को लेकर जो भी नीड्स हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी फुलफ़िल नहीं कर रही, कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या प्रमोटर्स की इमेज सही नहीं है। देन सेकेंड पॉइंट, अनअट्रैक्टिव जॉब, कई बार आपका जॉब भी ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन उसमें अप्लाई नहीं करने चाहता, जैसे अगर वो बोरिंग है, मोनोटोनस है, हजार्डस है, या वहाँ पर प्रमोशन के चांसेस नहीं हैं, उस केस में भी एम्प्लॉय जो है वो उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते। जैसे हम बैंगल मेकिंग का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, वो हजार्डस है तो वहाँ पर जो है कैंडिडेट्स अप्लाई करते वक्त सोचते हैं। थर्ड, इंटरनल पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कई बार जो ट्रेड यूनियंस हैं वो पावरफुल होते हैं और वो मैनेजमेंट के ऊपर अपना दबाव बनाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो उनके जानकार है उसी को जॉब दे, जैसे कास्ट को, किसी रिलीजन को, फ्रेंडशिप्स को,
ना कि वो किसी कैंडिडेट की मेरिट बेसिस पर कंपनी में सिलेक्शन प्रोसेस को होने देते हैं या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने देते हैं। तो ये एक है मेन कॉन्स्टेंट आता है इसमें। उसके बाद है बजटरी सपोर्ट। बजटरी सपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बजटरी सपोर्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो रिक्रूटमेंट जो है कैंडिडेट्स की, अगर आप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू करते हो तो उसके लिए आपको हमने किया था कि कॉस्टली है वो और टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो बेस्ट पर्सन को सेलेक्ट करना चाहती है तो उसके पास उतना फंड्स भी होने चाहिए एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करने के लिए। देन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट भी कई बार इंटरफेयर कर सकती है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जैसे रिजर्वेशंस होती हैं कि इन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को ही आपने जॉब देनी है, इतनी सीट्स उनके लिए रिजर्व रखनी है। तो ये एक चैलेंज जो है रिक्रूटमेंट में, या हम कह सकते हैं कॉन्स्ट्रेंट जो है HR मैनेजर्स को फेस करने पड़ते हैं। कुछ रीसेंट ट्रेंड्स हैं रिक्रूटमेंट में जो देखे गए हैं, जैसे कि आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग फर्म्स की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन रिसोर्स पूल को डेवलप करती हैं, साथ ही साथ ये कंपनीज़ को पर्सोनल अवेलेबल करवाती हैं कंपनी के नीड्स के अकॉर्डिंग। मतलब ये कुछ आउटसाइडर फर्म्स ही हैं आउटसोर्सिंग जिसे हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी को ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग एडवांस में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ कंपनी का मतलब जितना भी काम है वो ईजी हो जाता है। कंपनी को कोई भी रेज्यूमेज़ या कैंडिडेट के साथ लिंक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सारा का सारा काम कौन करेगा? आपकी आउटसोर्सिंग फर्म्स। वही जैसे हमने थर्ड पार्टी वाली बात की थी, सारा काम उनके थ्रू ही परफॉर्म किया जाएगा। देन रेडिंग जिसे पोचिंग कह सकते हैं। यहाँ हमने कॉम्पिटिटर का पॉइंट किया था एक्सटर्नल सोर्सेज में, वही वाला पॉइंट है ये। यहाँ पर क्या है? बाइंग टैलेंट रेदर देन डेवलपिंग इट। पोचिंग मीन्स एम्प्लॉइंग अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन ऑलरेडी वर्किंग विद अनदर रेपुटेड कंपनी इन द सेम और डिफरेंट इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है उस इंडस्ट्री में, यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर में काम करने वाले ही किसी एम्प्लॉय को ट्रैक करोगे। आप उसे बोलोगे कि आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव पे पैकेज दिया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस बेटर होंगी आपके करंट एम्प्लॉयर से। बट हमने वहाँ पर भी किया था कि ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है और इसके बारे में ओपनली बात नहीं की जाती, बट फिर भी काफ़ी कंपनी जो हैं इस मेथड का यूज़ करते हैं। लास्ट है रिक्रूटमेंट। मैंने बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंटरनेट का भी यूज़ कर रही हैं अब एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। टेक्नोलॉजी में क्योंकि चेंज आ रहा है तो जो जॉब सीकर्स हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को और CV को थ्रू ईमेल सेंड करते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि कम कॉस्ट है, कोई इंटरमेडियरी नहीं है, टाइम सेविंग है, राइट पीपल की रिक्रूटमेंट भी हो जाती है और साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो हमारा एफिशिएंट होता है। तो ये कुछ रिसेंट ट्रेंड्स हैं रिक्रूटमेंट में। तो ये था हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। हम कहेंगे कि रिक्रूटमेंट किस तरीके से किया जाता है, कौन से डिफरेंट सोर्सेस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पर ज़रूरी है कि बेस्ट कैंडिडेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिगेस्ट एसेट चैलेंज इन रिक्रूटमेंट इज़ टू सोर्स और रिक्रूट द बेस्ट पर्सन और पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।